तो बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हियर इट इज। आओ बेटा आओ, रिप्लाई कीजिए मेरे बच्चा। हेल्थ क्लब मेंबरशिप हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर द पैंडेमिक। कि पैंडेमिक के बाद, नमस्ते बेटा, नमस्ते। पैंडेमिक के बाद जो हेल्थ क्लब की मेंबरशिप है वो बढ़ गई है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स वो बढ़ गई है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा वेरी क्विकली, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। ठीक है, तो ये ईडियम है, ये ईडियम है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। चलिए अगला, एक मिनट यार, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये हम कर चुके हैं बेटा। ये टाइपिस्ट ने दोबारा डाल दिया है। तो मैं बता दूं, जो डिस्कस है वो डिस्कस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है। तो डिस्कस के साथ ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, तो सी आएगा। ये हमने कर लिया था, ये एक्चुअली दोबारा से आ गया है। यहां से शुरू है हमारी क्लास बेसिकली यहां से शुरू। चलो बताइए आंसर। क्रांति लव्स टू स्विम एट द लोकल स्विमिंग पूल इन ऑर्डर दैट रिलीव हिज स्ट्रेस। देख बेटा, अगर हम इन ऑर्डर दैट की बात करते हैं, इन ऑर्डर दैट, और हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू, तो बेटा दोनों ठीक होते हैं। बस फर्क ये है कि इन ऑर्डर दैट, इन दोनों की हिंदी सेम है। इनके मतलब है के लिए, मतलब ये पर्पस को बताते हैं, उद्देश्य, ये किसी एक्शन के उद्देश्य को बताते हैं। बस फर्क ये है, इन ऑर्डर दैट ये कंजंक्शन है और इन ऑर्डर टू ये प्रेपोजिशन है। तो भाई जो कंजंक्शन होगा, तो कंजंक्शन को एक और क्लोज चाहिए होगा, और हर क्लोज का अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, और प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए। तो आप ये देख लीजिए सेंटेंस, दोनों में से कोई भी लगाओ, लेकिन अगर इन ऑर्डर दैट है तो इसके बाद क्लोज होना चाहिए जिसका अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब। इन ऑर्डर टू है तो ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद नाउन चाहिए, दोनों में से। तो मैंने यहां पे देखा इन ऑर्डर दैट, तो इन ऑर्डर दैट के बाद उसने रिलीव लिखा, सब्जेक्ट और वर्ब तो लिखा ही नहीं, तो ये तो सही हो नहीं सकता। तो कह रहा इसके स्थान पर कोई एक लिखो। अब मैंने लिखा इन ऑर्डर विद। अब देखो ये तो गलत ही हो गया, या तो इन ऑर्डर दैट लिखो या फिर इन ऑर्डर टू लिखो, इन ऑर्डर विच नहीं होता, ये गलत। और भाई वो गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी गलत। अब इन ऑर्डर एज भी नहीं होता, क्योंकि इन ऑर्डर टू होगा या इन ऑर्डर दैट होगा, दोनों में से। तो यहां आ गया इन ऑर्डर टू। अब अगर इन ऑर्डर टू आ गया तो इन ऑर्डर टू आ गया, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आंसर ये। क्लियर हुआ कि नहीं, कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो इन ऑर्डर टू का आंसर है। डन, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स। जो बस है अब फुल ऑफ पैसेंजर्स है, इट विल लीव सून, और ये अब जल्दी ही निकल जाएगी। कहता बस जो है बिल्कुल भर गई है, बस जो है बिल्कुल भर गई है, अब ये जल्दी ही निकल जाएगी। एबीसीडी, जल्दी बताओ आंसर कौन सा ठीक होगा। तो देखो बेटा, आपको मैं बात बोलूं, मैं अगर ऐसे कहता हूं कि आई विल गो टू वॉच ए मूवी टुमारो, आई विल गो टू वॉच ए मूवी टुमारो, और या फिर मैंने ऐसे बोला आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी टुमारो। बेटा दोनों का सेंस सेम है कि उसका कल का एक प्लान है। इसमें कह रहा है मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा, इसमें कह रहा है मैं कल फिल्म देखने जा रहा हूं। तो कहता फिर फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क क्या हो। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट बोल रहा है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है। तो बेटा ध्यान दे,
जब हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के दो ऐसे एक्शन की बात करते हैं कि अगर वो नॉट श्योर, फ्यूचर में जो एक्शन होना है अभी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी श्योर नहीं है, तो उस वक्त आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाएं, शैल विल लगाएं। जब हम जस्ट प्लानिंग बना रहे हैं, अभी श्योर नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं, श्योर नहीं है, तब आप शैल विल लगा दो तो फ्यूचर बना दो। लेकिन प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो श्योर है, हमें लगता है श्योर है, और उसका प्रेजेंट में हमने अरेंजमेंट कर लिए हैं, तो फिर आप फ्यूचर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा दें। तो ये क्या है? ये प्लान है, ये प्लान बन चुका है। अगर प्लान बन चुका है तो वो श्योर है, प्लानिंग बना रहे हो तो नॉट श्योर, तो नॉट श्योर तो फ्यूचर लगाओ, श्योर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाओ। तो कहता है इसका मतलब है दे आर प्लानिंग, ये अभी श्योर नहीं है। तो जहां शैल विल होगा तो एक्शन श्योर नहीं होगा, और यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है दे प्लान्ड, दे हैव प्लान्ड, कि वो प्लान बना चुके, तो इसका मतलब है ये श्योर है। तो ये दोनों तो डिफरेंस क्लियर हुआ। कह रहा फिर हमें इसमें कैसे पता चलेगा? तो अब जरा देखो, कह रहा इसमें कैसे पता चलेगा कि इट विल लीव सून, कि बस जल्दी चली जाएगी या बस जल्दी जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा बस जल्दी चली जाएगी, जल्दी जा रही है? और तो सब गलत हो जाएंगे। तो अब यहां पर कहता है पता कैसे चलेगा? तो उसने देखो यहां बोला द बस इज फुल, द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स। ये प्रेजेंट में अरेंजमेंट कि बस अगर फुल ऑफ पैसेंजर्स हो गई तो वो रुकेगी नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि श्योर है। श्योर है तो आप विल लगाकर इसे नोट श्योर नहीं कर सकते, इज गोइंग टू लीव, आप ये लिखोगे, आंसर ये बनेगा। आया समझ? तो टेंस एरर है, ये टेंस एरर आया। फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट, द मैन विच वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पोक अगेंस्ट द चेयरपर्सन। वो आदमी जो प्रेजेंट था मीटिंग में, स्पोक, वो बोला अगेंस्ट द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के खिलाफ बोला। चलो आंसर दो, डू इट डू इट डू इट। द मैन विच वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पोक अगेंस्ट द चेयरपर्सन। तो देखिए, अब आप ये देखिए बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं द मैन, जिस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। और बेटा सब्जेक्ट की वो इंफॉर्मेशन जो वर्ब से शुरू होती है, सब्जेक्ट की वो इंफॉर्मेशन जो वर्ब से शुरू होती है वो प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट। अभी क्या कहता है कि यार वो इंसान स्पोक अगेंस्ट द चेयरपर्सन, कि वो आदमी जो है वो चेयरपर्सन के खिलाफ बोला। तो कह रहा कौन आदमी? तो अब इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कह रहा है इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन विच वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, जो मीटिंग में प्रेजेंट था। तो ये क्या हुआ? ये रिलेटिव क्लॉज, ये हुआ रिलेटिव क्लॉज। और जो रिलेटिव क्लॉज होता है ना, वो हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहां पर जो एरर है इस रिलेटिव प्रोनाउन से एरर, यहां पर जो एरर है इस रिलेटिव प्रोनाउन से एरर है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से क्या एरर है? एरर है ये कि जब हम डिस्क्रिप्शन किसी इंसान का दें, जब हम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये रिलेटिव क्लॉज जो डिस्क्रिप्शन है किसी इंसान का दें, किसी ह्यूमन का डिस्क्रिप्शन है, अगर किसी ह्यूमन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो वो डिस्क्रिप्शन जो होगा, वो जो रिलेटिव क्लॉज शुरू होगी वो हु से या हुम से शुरू होगी, ये ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन अगर शुरू होगा तो हु या हुम, अगर ह्यूमन दे रहे हो। और अगर नॉन ह्यूमन है तो जो डिस्क्रिप्शन शुरू होगा वो दैट या विच से होगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि हम दैट लगाएं या विच। तो जो डिस्क्रिप्शन शुरू होगा, ध्यान से सुन ले बेटा, डिस्क्रिप्शन मतलब ये रिलेटिव क्लॉज। अगर डिस्क्रिप्शन किसी ह्यूमन बीइंग का है तो डिस्क्रिप्शन हु या हुम से शुरू करो। और अगर डिस्क्रिप्शन नॉन ह्यूमन का, एनिमल, बर्ड, थिंग, कुछ भी हो सकता है, तो फिर डिस्क्रिप्शन है दैट या विच से शुरू करो। तो यहां पर हमने विच से डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया, लेकिन यहां पे तो मैन ह्यूमन बीइंग है। तो अगर ह्यूमन बीइंग है तो यहां पर आप विच नहीं लगा पाओगे, तो विच के स्थान पर आपको लगाना पड़ेगा हु लगेगा, हु वाज प्रेजेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जो प्रेजेंट था,
तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट, तो ये नहीं आएगा, आंसर सी। डन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से एरर था, ठीक है बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन से एरर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ? डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, डू आई नीड फिनिश, एक्चुअली ये अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन करेंगे, डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। मस्ट आई नीड आई, तो यहां पे देख लो क्या आना चाहिए, ये इतना है। तो देखिए बेटा, अब क्या है, एक बात को कहने के दो तरीके हो जाते हैं। जो नीड होता है ना, नीड, वो सेमी मॉडल होता है, वो सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल का मतलब है वो मेन वर्ब भी है, वो हेल्पिंग वर्ब भी है। तो ध्यान दे, नीड, नीड अगर हेल्पिंग वर्ब है मतलब मॉडल है, अगर सेंटेंस में नीड एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब रिएक्ट कर रहा है तो बेटा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर नीड सेंटेंस में मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, नीड अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो बेटा फिर अगर ये मेन वर्ब है तो फिर उसके बाद आपको 2+V1 लगाना पड़ेगा, ये है कॉन्सेप्ट। दो एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। तो अब मैंने ऐसे कहा कि नीड आई कॉल यू अगेन, क्या मुझे तुम्हें दोबारा कॉल करने की जरूरत है? और इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, डू आई नीड टू कॉल यू अगेन, टू कॉल यू अगेन, क्या मुझे तुम्हें, नीड आई टू कॉल यू अगेन, क्या मुझे तुम्हें दोबारा कॉल करने की आवश्यकता है? बेटा सेम मीनिंग, दोनों में से कोई बोल दो, ये सेम मीनिंग। बस फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, फर्क ग्रामर बदल गया, स्ट्रक्चर अलग है, ग्रामर सेम है। तो नीड आई, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इसका मतलब है ये मॉडल है, और अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद V1 आएगा। अगर आपने इधर टू लगा दिया, नीड आई टू कॉल यू अगेन, तो ये गलत हो जाएगा, तब टू नहीं लगा पाओगे क्योंकि मॉडल के बाद V1 आता है। क्लियर हो गया? और अगर आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो बेटा इंटेरोगेटिव वर्ब हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है नीड यहां मेन वर्ब है, और नीड जब मेन वर्ब है तो उसे 2+V1 चाहिए, तो हमने 2+V1। अब यहां से आप 2 हटाओगे तो एरर होगा, डू आई नीड कॉल यू अगेन, तो ये गलत। स्ट्रक्चर समझ में आ गया दोनों? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अब आ जाओ इधर। मैंने कहा डू आई नीड, अगर यहां पर डू, अगर यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है, अगर डू यहां, क्योंकि अब पता कैसे चला डू हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से ही तो प्रश्न पूछा जाता है, इसका अर्थ है नीड यहां मेन वर्ब है, और अगर नीड यहां मेन वर्ब है तो हमें यहां टू चाहिए। अब या तो इसे ऐसे ठीक करो, तो यहां टू नहीं है तो इसका मतलब है ये गलत है, अगर इधर टू होता तो ये ठीक हो जाता। क्लियर हो गया? अब टू नहीं है तो ये गलत हो गया। अब मैं यहां पे करता हूं नीड आई, अब चलो पहले इसे देखते हैं, मैं मस्ट आई, अब मैं मस्ट क्यों करूंगा, जब बात नीड की दे रखी है तो मस्ट के साथ क्यों यूज करूंगा, और मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ तो टू नहीं लग सकता ना बेटा, मॉडल के साथ टू थोड़ी आएगा, मस्ट मॉडल है उसने टू लगा दिया तो गलत हो गया। मस्ट मॉडल है और मॉडल के साथ टू नहीं आ सकता, मस्ट के साथ टू नहीं आ सकता, ये मॉडल है। अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो डू आई मस्ट, और अगर मैं डू आई मस्ट कर रहा हूं तो बेटा ये भी हेल्पिंग वर्ब और ये भी हेल्पिंग। दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएंगे, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी इकट्ठे नहीं आ सकते, तो मतलब ये भी गलत, तो आंसर ये हो जाएगा नीड आई फिनिश, सेंटेंस हो जाएगा नीड आई फिनिश। अब ये नीड आई फिनिश क्यों हुआ क्योंकि अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, तो इसका मतलब है ये मॉडल, और अगर ये मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आता है, तो V1 दे रखा है, तो आंसर बी होगा। बिल्कुल डिटेल में समझा दिया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करना। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो, द न्यूज अबाउट द सर्ज इन COVID-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। बताइए,
आंसर आंसर आंसर। देखो यहाँ पे देखो, द न्यूज अबाउट द सर्च, सर्च का मतलब होता है उछाल, बढ़त, किसी भी चीज का आगे बढ़ जाना। कहता है द न्यूज अबाउट द सर्च, की जो न्यूज है कोविड-19 केसेस में, उछाल की जो न्यूज है कि भाई न्यूज बड़ी आ रही है कि कोविड-19 के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग, तो हर मॉर्निंग क्या कहते हैं मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट की जाती है। देखो बेटा, अगर किसी वर्ब के एंड में टी होता है तो उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। इरेगुलर वर्ब, कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना। और ऐसे ही ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट के अंदर भी टी आ रहा है, तो इसकी तीनों फॉर्म सेम होंगी, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो इसके तीनों फॉर्म सेम होंगे, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। अब इसका एक्सेप्शन भी है, वांट वांटेड वांटेड हो जाता है, मीट मेट मेट हो जाता है, लेकिन ज्यादातर 90% जिस वर्ब के एंड में टी है उसकी पहली तीनों फॉर्म सेम है, इरेगुलर वर्ब कहलाती है। तो ब्रॉडकास्टेड तो कोई वर्ड ही नहीं, क्लियर हो गया। तो ये गलत है, ब्रॉडकास्टेड टाइप कोई वर्ड ही नहीं है, तो अगर वो वर्ड ही नहीं है तो इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट, गलत। और हम वही कह रहे हैं जब ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है तो फिर ये भी गलत। तो अब कहता है या तो आर ब्रॉडकास्ट या इज ब्रॉडकास्ट। तो यहां पर वर्ड डिफरेंस आ रहा है वर्ब का, सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। द न्यूज अबाउट द सर्च कोविड-19, तो 19 केसेस अबाउट द सर्च इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड। तो यहाँ पर अच्छा ये भी है ना, अंडरलाइन होगा, ये भी अंडरलाइन होगा, ध्यान रखें। तो यहां पर बात किसकी कर रहा है, क्या मैं इज लगाऊं या मैं आर लगाऊं। तो कहते हैं कि केसेस के अनुसार आर नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि इन प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बेटा केसेस तो ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा न्यूज, और न्यूज सब्जेक्ट है, और न्यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि न्यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता। तो जिसे देखा छुआ ना जा सके वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहां पर आपको इज लगाना। ठीक है बेटा, चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट, इज दिस द सेम बुक लाइक अवर टीचर रिकमेंडेड। चलो, इज दिस द सेम बुक लाइक अवर टीचर रिकमेंडेड। बताइए 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 बताइए, 8 का आंसर बताइए, 8 का आंसर। तो देखो ध्यान दो, ये जो सेम शब्द है, कहता है सेम के साथ दैट भी लग सकता है, सेम दैट, सेम के साथ एस भी लग सकता है। अगर आपको ये बात समझ में, तो सेम के साथ लाइक नहीं लगेगा, तो ये गलत है। सेम के साथ या तो दैट लगेगा या कौन सा कब लगता है अभी बताता हूं। तो अब इसके साथ क्या कहते हैं, ना तो लाइक लगेगा है ना, और ना हु लगेगा, दोनों गलत। अब सेम के साथ या तो दैट लगता है या एज लगता है, कर पता कैसे चलेगा। तो मैं छोटा सा हिंट देता हूं, बात तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैं छोटे में समझाता हूं। पॉइंट ये कि ये जो दैट है ना, ये कंजंक्शन है। तो अगर ये कंजंक्शन है तो मुझे इधर एक और क्लॉज चाहिए। अगर इधर क्लॉज बन रहा है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दैट जो है वो कंजंक्शन है। अगर क्लोज बन रहा है तो क्लोज को एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए, तो अगर ये कंडीशन है तो आप दैट लो। लेकिन जो एज होता है ना, एज प्रेपोजिशन होता है, और बेटा प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए और या फिर प्रोनाउन, नाउन चाहिए या प्रोनाउन। लेकिन क्या कहते हैं, एज के बाद नाउन चाहिए क्योंकि प्रेपोजिशन है, या प्रोनाउन। तो अब देखें, मैंने कहा शी हैज
the same dog, she has the same dog as या that mine. कि उसके पास बिल्कुल वैसा कुत्ता है जैसे मेरे पास, उसके पास बिल्कुल वैसा कुत्ता है जैसा मेरे पास है. तो एज माइन या दैट माइन. तो अब जब बात को समझे, द सेम डॉग, सेम आया, सेम के साथ दैट भी और एज भी और दैट भी. तो दैट के बाद एक क्लॉज चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो आप इसे लगा नहीं पाओ, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही पूरा नहीं हो रहा है. ये दो क्लॉज को जोड़ ही नहीं पा रहा है, इस क्लॉज को और दूसरे क्लॉज को. कोई और क्लॉज है ही नहीं, तो सिंगल क्लॉज है. तो एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है और एज यहाँ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ गया. तो ये बात हुई खत्म. आगे बात समझ. अब जरा इधर इधर देखो, आप जरा इधर देखो. इधर मैंने देखा कि भैया सेम आ गया, सेम आ गया तो लाइक तो लगेगा नहीं. अब या तो मैं दैट लगाऊं या एज लगाऊं. तो आप आगे का सेंटेंस देखो, अवर टीचर रिकमेंडेड. तो एक क्लॉज हुआ कि नहीं? ये रहा क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ गया. एक सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो मुझे यहाँ कंजंक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लॉज को और इस क्लॉज को मुझे कनेक्ट करना है. तो मुझे कंजंक्शन देना है, तो दैट कंजंक्शन. तो यहाँ सी लगेगा, डी नहीं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बस भैया, बस बस आर्या, बस गुड इवनिंग. समझ में आ गया बेटा? केस क्लियर है ना? सेम दैट और सेम एज का. तो ये हमारा डिटरमिनर से एरर था, ये एरर था हमारा डिटरमिनर से. ठीक है, चलिए लिख दूं, ये डिटरमिनर से एरर है हमारा. चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. मेघाज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना, किसी भी काम को डिले करना, पोस्टपोन करना. किसी भी काम को डिले करना, पोस्टपोन करना. मेघा की जो हैबिट है ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन puts her colleagues on a lot of trouble, on lot of trouble. चलिए बताइए बताइए. ये भी मैं कहूं तो डिटरमिनर से ही एरर है, डिटरमिनर से एरर है. तो देखें, देखो या तो होता है लोड्स ऑफ, या तो होगा लोड्स ऑफ, या होगा ए लॉट ऑफ. इन दोनों में से एक का यूज करें. तो कहते हैं लॉट ऑफ कुछ नहीं होता, ए भी लगाओ. तो ये गलत है. अगर ये गलत है तो नो इंप्रूवमेंट गलत है. हाँ. तो कहता है ये टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, टू भी आ रहा है, देखते हैं अभी. इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लोड. तो अब यहाँ पे लोड्स ऑफ, तो ध्यान देना. तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉट, तो या तो ए लॉट ऑफ या लोड्स ऑफ करो, दोनों में से या तो ए लगाओ या लोड्स ऑफ लगाओ. तो ये भी गलत. इनटू लॉट ट्रबल्स, तो आप लॉट ट्रबल्स कर नहीं पाओगे, तो लॉट ट्रबल्स कर नहीं पाओगे. इनटू लॉट ट्रबल्स, तो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो आंसर 3 गलत हो गए, तो आंसर ठीक है. तो कहता है मेघास की जो है, मेघा की जो हैबिट है काम को टालने की, वो डाल देती है उसके कुलिस को, उसके कुलिस को किस में डाल देती है? टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देती है. तो आंसर ए. ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. इट इज द ट्रू फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 that has gripped India is more deadly. That has gripped India is more deadly. दीजिए आंसर. It is the true fact that the second wave of COVID-19 that has gripped India is more deadly. अब देखो मैं यहाँ पे बात बताऊं, द करेक्ट फैक्ट. अगर आप फैक्ट बोल रहे हो तो करेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना. और जो फैक्ट होता है वो रियल ही होता है, तो ये आप बोल नहीं पाओगे. और जो फैक्ट होता है, तो ध्यान दे, तो अब जो फैक्ट होता है भाई वो ट्रू कैसे हो सकता है? फैक्ट ट्रू ही होता है. फैक्ट ट्रू भी है, फैक्ट करेक्ट भी है, फैक्ट रियल भी है, तो ये तो क्या हुआ? सुपरफ्लूस हो गया.
आप फैक्ट बोल रहे हो तो अपने आप में ट्रू है, अपने आप में रियल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने आप में ट्रू है, अपने आप में करेक्ट है, अपने आप में रियल है। तो अगर ये भी गलत है तो आंसर ये इट इज ए फैक्ट। और दूसरी बात दा भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो फैक्ट है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये कि भाई एक फैक्ट जनरल फैक्ट है, ये कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं कि दा लगेगा, ये जनरल फैक्ट है कि इट इज ए फैक्ट दैट द सेकंड वेव, ये फैक्ट है कि जो सेकंड वेव है कोविड-19 की, जिसने पूरे इंडिया को ग्रिप में कर लिया था, इज मोर डेडली, वो ज्यादा डेडली है, पहली के मुकाबले दूसरी ज्यादा खतरनाक थी। तो आप फैक्ट अगर बोल रहे हो तो फैक्ट अपने आप में रियल होता है, तो रियल फैक्ट बोलकर आप सुपरफ्लूस बना रहे हो। जैसे कहना कैच पकड़, जब कैच बोल रहे हो तो पकड़ क्यों बोल रहे हो भाई? कैच पकड़ का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कैच का मतलब ही पकड़ना होता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर ए हो जाए, सुपरफ्लूस। अगला जो है वो हमारा PQRS है, ये हमारा रीडिंग स्किल का हिस्सा है। सेंटेंस अरेंजमेंट, ये हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट है, और जो सेंटेंस अरेंजमेंट है ये रीडिंग स्किल का हिस्सा है। तो एग्जाम में वोकैबुलरी भी है, ग्रामर भी है और रीडिंग भी है, तीनों आते हैं। एग्जाम में वोकैबुलरी भी है, ग्रामर भी है, रीडिंग भी है। तो रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए ABCD। तो देखें बेटा, जब भी PQRS आते हैं तो आपको सबसे पहले सीक्वेंस देखना है कि कहां से शुरू हो रहा है, Q से, R से, P से, Q से। तो कहता है Q पे, अब ये पहला ढूंढ रहा है, तो पहला या तो Q हो सकता है, पहला या फिर R हो सकता है, पहला या फिर P हो सकता है ना, पहला या फिर P हो सकता है, और पहला या फिर Q। तो मतलब Q ये पहला नहीं हो सकता, अब ये पहला नहीं हो सकता, इन तीनों में से पहला है। तो अब जरा देखो, डिसाइड करो पहला कौन सा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर कैसे निकलेगा। तो देखो, इसीलिए दे डिजाइन द एडवर्टीजमेंट, इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट को डिजाइन करते हैं। बेटा कहता है इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट को डिजाइन करते हैं। तो जो है बेटा, के बाद जो हम लिखते हैं वो किसी चीज का रीजन होता है। तो भाई पहले तो वो पॉइंट बताएगा ना, उसके बाद ही तो रीजन बताएगा। भाई ये एक्शन हुआ तो इसका कारण बताएगा, तो पहले कोई सेंटेंस बताए कि भाई ये एक्शन हुआ, उसके बाद उसका कारण बताएगा। तो इसका मतलब है से आप सेंटेंस बना नहीं सकते, से सेंटेंस नहीं बना सकते, इसका मतलब है P पहला नहीं है। अगर P पहला नहीं है तो इधर से भी काट दो, तो भैया जी P पहला हो नहीं सकता। क्या दूसरा है ना, दूसरा हम लेते हैं कि भाई ये द मेन टारगेट कंज्यूमर्स ऑफ फूड कंपनीज, कि द मेन टारगेट है, द मेन टारगेट कंज्यूमर्स ऑफ फूड कंपनीज, ये हो सकता है कि द मेन टारगेट कंज्यूमर सब्जेक्ट ऑफ फूड कंपनीज। तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, आगे वर्ब ले ले तो मे बी, हम इसको एग्जैक्ट नहीं कह रहे, ये मे बी हो सकता है, ये एक हो सकता है, इसे क्वेश्चन मार्क में रखते हैं क्यों। तो अब जो हमारा क्यू है, क्यू से 2 शुरू हो रहे, लेकिन आगे देखें, दैट कंज्यूमर्स आर स्टिमुलेटेड, कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है, तो कि उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है। अब दैट के बाद एक कंजंक्शन आया, तो दैट एक कंजंक्शन है, तो इससे पहले भी एक कंजंक्शन होना चाहिए, तभी तो कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ेगा। तो ये क्लॉज है तो एक और क्लॉज, तो इसका मतलब है आर भी पहला नहीं हो सकता। भाई क्यू पहला हो सकता है, आर पहला नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है कि ये 3 पहले नहीं हो सकते, तो क्यू पहला है। तो भैया जी आर पहला नहीं हो सकता, तो ये गया। तब एक बार आर क्यू के बाद आर पढ़ लो, एक बार क्यू के बाद एस पढ़ लो। तो एक बार क्यू के बाद आर पढ़ते हैं, एक बार क्यू के बाद एस। तो देखो क्या कहता है, पहले एक बार क्यू के बाद आर, मतलब जो दूसरा ढूंढ रहे हैं ये पहला है, तो दूसरा जो है या तो क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है, दूसरा या तो ये है, या फिर क्यू के बाद आर है, तो क्यू के बाद आर है, दूसरा ये है, ये भी दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं। तो क्यू के बाद आर पढ़ लो, क्यू के बाद एस, पहले क्यू के बाद आर पढ़ लेते हैं। द मेन टारगेट कंज्यूमर्स ऑफ फूड कंपनीज, फूड कंपनीज के जो मेन टारगेट हैं, दैट कंज्यूमर्स आर। तो भाई छोटी सी बात, अगर दैट है
और इधर सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया, तो ये क्लॉज है, तो इससे पहले भी क्लॉज चाहिए, तो इधर सब्जेक्ट दे दिया, इधर वर्ब तो है ही नहीं, तो ये तो क्लॉज है ही नहीं, तो इसको इससे कैसे जोड़ोगे? तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो मीनिंग भी नहीं है, तो मतलब क्यू के बाद आप आर दे नहीं पाओगे, क्यू के बाद आर दूसरा नहीं है, क्यू के बाद अगर आर दूसरा नहीं है तो 3 कट गए, तो आंसर ये, तो आंसर होगा डी, क्यू एस पी आर। तो पहला जो है वो क्यू है, दूसरा एस है, तीसरा पी है और चौथा आर है। देखिए पहला, जो मेन टारगेट कंज्यूमर्स है ना, फूड कंपनीज के जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? आर चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द कंट्री, कि छोटे बच्चे और जवान लोग जो है वो टारगेट है उनका, वो टारगेट है। तो तीसरा, इसीलिए दे डिजाइन द एडवर्टीजमेंट, इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट भी ऐसे डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ऐसे डिजाइन करते हैं, इन सच ए वे, इस तरीके से तैयार करते हैं दैट कंज्यूमर्स आर स्टिमुलेटेड टू बाय देम रिपीटेडली, ताकि कंज्यूमर उनसे स्टिमुलेटेड, प्रभावित हो जाए और रिपीटेडली खरीदता रहे। आगे बात समझ? तो देखो, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ना, उसे समझना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड करना है। तो आंसर डी होगा इसका। तो कई बच्चों ने आंसर सही दे दिए, चलो बहुत बढ़िया। ही इज फास्टर देन स्मार्टर, बहुत इजी और ग्रामेटिकल, वेरी इजी एंड ग्रामेटिकल, वेरी इजी एंड ग्रामेटिकल आंसर। देखिए मीनिंग क्या है इसका, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। ही जो है फास्टर ज्यादा है स्मार्टर से ज्यादा, तो दो चीजों में कंपैरिजन है, फास्टर स्मार्टर, कि वो फास्ट ज्यादा है स्मार्ट कम है, तेज ज्यादा है स्मार्ट कम है, वो ये कहना चाहता है। तो बेटा छोटा सा नियम है ये, जब हम कंपैरिजन तो नाउन प्रोनाउन में करते हैं ना, जब कंपैरिजन, ऐसे बोलो, जब कंपैरिजन हम नाउन और प्रोनाउन के बीच में रखें, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में हो कंपैरिजन, तो एक नियम लगता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैट। तो ये एक नियम लगता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैट। लेकिन अगर कंपैरिजन दो एडजेक्टिव्स के बीच हो, टू एडजेक्टिव्स, कि भाई ये भी एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन हो, दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन हो, तो जो हमारा नियम अप्लाई होता है वो ये कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, और फिर ऐसे लगाते हैं देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो जो दूसरी एडजेक्टिव है उसे पॉजिटिव डिग्री के रूप में, तो मोर प्लस पॉजिटिव देन प्लस पॉजिटिव, ये हमारा स्ट्रक्चर लगता है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर कंपैरिजन दो पर्सन में नहीं है, ही की कंपैरिजन किसी और से नहीं है, यहां पर ही फास्टर है, ही स्मार्टर है। तो अब इसका मतलब है ये दो एडजेक्टिव के अंदर कंपैरिजन है, दो एडजेक्टिव में कंपैरिजन है, तो नियम लगेगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। ही इज, तो आपको लिखना पड़ेगा मोर पॉजिटिव डिग्री, ही इज मोर फास्ट, और फिर देन प्लस पॉजिटिव डिग्री देन स्मार्ट, ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट। अगर आपको ये बात समझ में आई तो ये कह रहा है ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट, और कहीं है नहीं, एडजेक्टिव से एरर है, ये एडजेक्टिव से एरर है, वो भी कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव से एरर है कंपैरेटिव डिग्री से। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगला लेते हैं। करण's टीचर वॉज डाउटफुल ऑन हर सक्सेस। करण की टीचर को उसके सफलता पर डाउट है, करण की टीचर को उसकी सफलता पर डाउट है। किरण पढ़, किरण's टीचर वॉज डाउटफुल ऑन हर सक्सेस, किरण की टीचर को वो उसकी सफलता पर डाउट है। तो देखो, तो बेटा फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे बच्चे, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो डाउटफुल ऑफ होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन डाउटफुल ऑफ। तो किरण की जो टीचर है उसे शक है किरण की सफलता पर, किरण की टीचर को किरण की सफलता पर डाउट है, तो डाउटफुल ऑफ होता है। हिंदी से नहीं आएगा कि हिंदी का मतलब उसके पर डाउट है, उस पर डाउट है, तो पर आ गया तो मैं ऊन लगा दूं, नहीं, डाउटफुल ऑफ
फिक्स्ड प्रपोजिशन है। चलो नेक्स्ट, नैना इज लीविंग एंड आई एम थिंक टू अप्लाई फॉर हर जॉब। बताइए, बताइए बताइए, नैना इज लीविंग एंड आई एम थिंक टू अप्लाई फॉर हर जॉब। देखो अब जरा, अब इसमें ग्रामर समझो क्या कहता है। देखो, जब भी हम बी की फॉर्म लगाते हैं तो बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब है तो दो ही वर्ब हो सकती हैं, या तो V4 एक्टिव वॉइस में और या फिर V3 पैसिव वॉइस, बस दो वर्ब लग सकती है। तो हमने एम लगाया बी की फॉर्म में, तो V1 तो गलत हो गया, बी की फॉर्म के बाद V1 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब है इसे हटाओ, अब इन चारों में से एक लेना पड़ेगा। इन चारों में से एक लेते हैं, तो भैया बी की फॉर्म के बाद V4 एक्टिव वॉइस, तो देखो बी की फॉर्म के बाद V4 थिंकिंग 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 थिंकिंग, तो ये तो ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अबाउट, अबाउट, ऑन, अबाउट, इन, प्रपोजिशन। तो बेटा प्रपोजिशन का नियम है कि प्रपोजिशन के बाद तीन चीजों में से एक ले लो, नाउन, प्रोनाउन या जिरंड। प्रपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड, जिरंड मतलब V4, तो प्रपोजिशन के बाद इन तीन में से एक चाहिए, नाउन, प्रोनाउन या जिरंड। तो अगर मैंने देखा अबाउट प्रपोजिशन है तो इसके बाद V1 तो आएगा नहीं, क्योंकि आएगा तो जिरंड आएगा, इसका मतलब ये गलत। अब ये ऑन अप्लाइंग ये हो सकता है, एक बार को सोच लो, अभी आंसर नहीं लेते। ऑन अप्लाइंग हो सकता है, प्रपोजिशन के बाद जिरंड है, तो ये हो सकता है, डाउट में रख लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है अबाउट अप्लाइंग, तो यार ये भी हो सकता है, ING ले सकते हैं, और यहाँ पे इन अप्लाइंग। तब यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन की बात आ गई, तो बेटा थिंक के साथ या तो ऑफ आता है या थिंक के साथ अबाउट आता है, क्योंकि हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, या तो थिंक ऑफ या थिंक अबाउट। यहाँ पर थिंक ऑफ दे रखा है, तो आंसर सी। तो अब क्या कहता है, नैना इज लीविंग, नैना जा रही है, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग, कि नैना जा रही है और मैं अप्लाई करने की सोच रहा हूँ फॉर हर जॉब, उसकी जॉब को अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, डन। अगला लेते हैं, पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर इन दिस कंट्री। तो बेटा एक हमारा कोलोकेशन यूज होता है, फिक्स चीजें हैं कुछ, कोलोकेशन, इसको आप ईडियम भी कह सकते हो और इसको आप कोलोकेशन भी कह सकते हो। कोलोकेशन कुछ फिक्स चीजें होती हैं, एज इट इज यूज होती हैं। तो बताओ, पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर इन दिस कंट्री, इस कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स और मनी साथ साथ चलती है, ये कह रहे हैं। तो इसको बताने के लिए गो टुगेदर साथ साथ चलती है, तो कौन सा ऐसा इडियम, कौन सा ऐसा कोलोकेशन है जो इस मीनिंग को दे दे। अप्लाई में ING कैसे लगा, अप्लाई में ING कैसे लगा बेटा, अबाउट प्रपोजिशन है और अप्लाई वर्ब है। अनिल बेटा देख, बेटा अबाउट प्रपोजिशन है और अप्लाई वर्ब है, तो वो वर्ब में ING लगाएंगे तो वर्ब नहीं, इसे हमें जिरंड बनाना पड़ेगा, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है ना बेटा, ये नियम है प्रपोजिशन। बेटा हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा कभी कि चलो मैं लिखता हूं, मैं बोलूं, मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा फॉरगो, तो प्रपोजिशन के बाद वर्ब नहीं लगा पाऊंगा, तो उससे मुझे प्रपोजिशन के उस वर्ब को मुझे जिरंड बनाना पड़ेगा, और जिरंड बनाने के लिए मुझे फॉर गोइंग लिखना पड़ेगा, प्रपोजिशन के बाद जिरंड आता है। तो अबाउट प्रपोजिशन है तो मुझे जिरंड बनाना पड़ेगा ना बेटा, आगे समझ। अब आ जाओ इस पर, तो इसका जो आंसर होगा गो हैंड इन हैंड, ये एक इडियम है, कोलोकेशन है, गो हैंड इन हैंड, कि पॉलिटिक्स और मनी इस कंट्री में साथ साथ चलते हैं, पैसा और पॉलिटिशियन साथ साथ चलते हैं, पावर का खेल है भैया। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस के हमने जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा डिटेल में लिए। आज के लिए क्लास इतनी बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय बाय।